हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑलिव बोर्ड राजस्थान पर। आज की इस क्लास के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक स्पेशल सीरीज़ जिसके अंदर हम राजस्थान अध्ययन आरबीएससी बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं जो कि राजस्थान जीके के बारे में हैं उनको हम कवर करने वाले। ये एक स्पेशल सीरीज़ रहेगा जिसके अंदर हम जितनी भी राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं क्लास 9th 10th 11th और 12th पहले हम उनको कवर करने वाले हैं। जो ओल्ड आरबीएससी बुक्स हैं उनको हम कवर करेंगे बिकॉज़ हमने एक ट्रेंड एनालिसिस अगर हम देखें कुछ पेपर्स का अगर हम एनालिसिस वगैरह करें तो हमें पता चलता है कि राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना भी होगा कि इन बुक्स को हमें कवर करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप यही होता है जब भी आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप राजस्थान अध्ययन की बुक्स को पढ़िए। राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वहीं से क्वेश्चंस जो हैं पुट अप किए जाते हैं। इसीलिए हम एक स्पेशल सीरीज़ चलाएंगे जिसके अंदर हम इन सारी बुक्स को कवर अप करेंगे। बिल्कुल डिटेल में हम इनको कवर अप करने वाले हैं। एक एक फैक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, जहाँ से एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं वहाँ से हम उन जो फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। एंड जब ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है आपका एक मेजर पोर्शन जो राजस्थान जीके का है, जो बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल का बेसिक लेवल का जो राजस्थान जीके है वो यहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा, जहाँ से मेजरली जो क्वेश्चंस हैं पुट अप किए जाते हैं। जब हम बात करते हैं हमारी पहली आरबीएससी की जो हम किताब के बारे में बात करें राजस्थान अध्ययन क्लास 9th की, इसका पार्ट 1 रहेगा आज, जिसमें हम जो इसका चैप्टर 1 है उसका कुछ पोर्शन हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस किताब में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जो पार्ट 1 है भाग 1 है वो है पहला। इसके अंदर जो इंडेक्स है इसके अंदर राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब कि इन्होंने कुछ थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, जो फर्स्ट चैप्टर है वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देन सेकंड जो चैप्टर है वो भौतिक पर्यावरण, मतलब कि थोड़ा बहुत ज्योग्राफी इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। थर्ड इसके अंदर आता है राजस्थान की कला और संस्कृति, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर की भी कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने थर्ड चैप्टर में डिस्कस की है। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, मतलब कि इकोनॉमिक्स यहाँ पे बात की गई है। फिफ्थ के अंदर राजस्थान में लोक प्रशासन, राजस्थान में लोकल गवर्नेंस, मतलब कि राजस्थान पॉलिटी भी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर अप किया गया है। फिर एक चैप्टर देखेंगे आप, थोड़ा सा नया आपके लिए हो सकता है, जल संरक्षण आज की आवश्यकता। ना हो इसमें भी हम अगर देखें आपका जो आर एस प्रिलिम्स का जो नया अपडेटेड सिलेबस है, आर एस मेन्स का जो सिलेबस है, इसमें तो स्पेसिफिकली ये टॉपिक मेंशन्ड है। प्लस अब जितने भी अपडेटेड सिलेबस आते हैं आरपीएससी या फिर जो भी राजस्थान सरकार जो भी एग्जाम्स करवा रही है उनमें जो अपडेटेड सिलेबस है वहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है आपको देखने को मिलता है। यहाँ ये जो चैप्टर है ये भी अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसको हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, जब हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि राजस्थान की हिस्ट्री जब हम बात करते हैं कैसे, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, फिर हम देखते हैं कि आर्यंस आए, फिर उसके बाद जो है जनपद का युग आता है, फिर उसके बाद मौर्य आए, उसके बाद जैसे हम जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उसी तरीके से हमें राजस्थान के अंदर कैसे ये वाली हिस्ट्री ने इम्पैक्ट किया, क्या क्या चीज़ें जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे राजस्थान में भी हुई। पहला जो चैप्टर है, जो पहला इसका पैराग्राफ है, इन्होंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से जैसे जैसे चीज़ें हिस्ट्री आगे बढ़ती गई उसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हमारे राजस्थान में भी उसका जो है असर या फिर उसका एक तरीके से प्रभाव हमें देखने को मिला। तो इन्होंने फर्स्ट जो है पहले बात की है कि किस तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं जो है रहीं, जैसे कि कालीबंगा, आहड़, बैराट, बागोर, गणेश्वर, ये सब जो है पाषाण कालीन, सिंधु कालीन, ताम्रकालीन, इन सबको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। हमको इनको आगे जाके चैप्टर्स में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हमारे राजस्थान में भी प्राचीन सभ्यताएं, कुछ सिविलाइजेशंस रहीं, कुछ जो है स्टोन एज मतलब कि पाषाण कालीन सभ्यताएं थी, कुछ सिंधु कालीन थी, कुछ ताम्रकालीन मतलब कि कॉपर एज में थी, कुछ आयरन एज में थी। ठीक है, तो इन सबको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इसी के बारे में कुछ इन्होंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। फिर जो सेकंड स्टेज इन्होंने बात की, फर्स्ट स्टेज हमने बात किया जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता और जो सिविलाइजेशंस रही, सभ्यताएं रही, वो वाला टाइम पीरियड रहा। उसके बाद जो है आर्यंस की एंट्री होती है जिस इंडिया के अंदर, एंड वैसे ही हम देखते हैं कि राजस्थान में भी जो है इसका एक तरीके से प्रभाव देखने को मिला। एंड इसी समय आर्य और राजस्थान जब हम कनेक्ट करते हैं इन दो टॉपिक्स को, तब हम देखते हैं कि महाभारत और पौराणिक गाथाओं में
ये चीज़ मिली है कि जो बीकानेर है उसको जांगल प्रदेश उसके लिए एक शब्द जो है प्रयुक्त या यूज़ किया गया है, और मरुकांतार जो है ये मारवाड़ के लिए यूज़ किया गया है। तो दो शब्द आपने यहाँ पे नए सीखे, और इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है कि ये जांगल प्रदेश किसका नाम था। ठीक है, ये जांगल प्रदेश कौन से एरिया ऑफ राजस्थान के लिए ये जो शब्द है या फिर ये टर्म है ये यूज़ की जाती थी। तो ये यूज़ किया गया है बीकानेर के लिए। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे राजस्थान का जो बीकानेर वाला जो एरिया था इसको जांगल प्रदेश के नाम से बोलते थे। फिर अगला इन्होंने बोला है कि इन्हीं जो पौराणिक गाथाएं हैं या फिर महाभारत वगैरह, इनके अंदर मारवाड़ के लिए एक शब्द यूज़ किया है और वो है मरु कांतार। ठीक है, सो मरु कांतार तो मारवाड़ के लिए जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। जांगल प्रदेश या जांगल जो है वो बीकानेर के लिए यूज़ किया गया है। और बोलते हैं कि इन सब मतलब ये जो एरिया थे यहाँ से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, ऐसा इन गाथाओं या फिर इन महाभारत या फिर इन जो महाभारत और ये जो माइथोलॉजिकल हम चीज़ें पढ़ते हैं इनके अंदर कुछ ऐसी एविडेंसेस मिलते हैं। सो ये आर्यंस के बारे में इन्होंने बात की। फिर आर्यंस के बाद आए थे जनपद का युग आया, जब आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान के अंदर जनपदों का उदय होता है। ठीक है, तो जनपद हमने इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पे भारत के अंदर कुछ 16 महाजनपद थे। तो धीरे धीरे जब ये जनपद बने तो राजस्थान में भी इसका उदय होता है। राजस्थान में भी कुछ कुछ जनपद जो है राजस्थान में थे, एंड इन पे क्वेश्चंस मेजरली बन जाते हैं, तो आपको ज़रूर इनके बारे में ध्यान में रखना होगा। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे भरतपुर पर राजन्य और मत्स्य जनपद और नगरी और शिवी जनपद था। ठीक है, तो इन्होंने कुछ 3-4 जनपद बताए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला इन्होंने बताया कि भरतपुर का तो राजन्य और मत्स्य जनपद था। ठीक है, हमारे राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, हमें पता है हमारा राजस्थान जो है एक रोम्बस की शेप की तरह है, एंड बिल्कुल यहाँ पे ईस्ट के अंदर हम देखते हैं अलवर आता है, फिर भरतपुर आता है, धौलपुर और इधर करौली। तो ये जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे 2 जनपद इन्होंने बात की है, एक राजन्य और मत्स्य जनपद, ये 2 जनपद है भरतपुर के अंदर। एक इन्होंने बात करा है नगरी का शिवी जनपद, एंड ये आपका आता है मेवाड़ के अंदर। ठीक है, इसको ये मेवाड़ वाला जो रीजन है वहाँ पे था नगरी का शिवी जनपद। फिर एक है अलवर का शाल्व जनपद प्रमुख है। सो शिवी जनपद तो आपको काफ़ी सारी बुक्स जो हम दूसरी रेफ़र करते हैं उनमें भी मिल जाता है। भरतपुर का एक मत्स्य जनपद, अलवर का भी मत्स्य जनपद में थोड़ा बहुत एरिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं। बट यहाँ पे 2 नई चीज़ें हमें पता चली है। एक तो अलवर का जो शाल्व जनपद है, तो अलवर का कुछ एरिया जो है वो शाल्व जनपद में आता था, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ये एक नई चीज़ है जो आपने यहाँ से सीखी। एंड एक नगरी का शिवी जनपद मेवाड़ का हम ध्यान में रखेंगे। भरतपुर के अंदर 2 जनपद थे, एक राजन्य और मत्स्य जनपद। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 300 ईसा पूर्वी से 300 ईस्वी के जो मध्य है मालव, अर्जुनायन और योद्धियों के प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। ये कुछ 3 ट्राइब्स थी या फिर जातियां आप बोल लीजिए, जो कि राजस्थान में इनका प्रभाव रहा और इनके शक्ति के केंद्र जो है राजस्थान के अंदर मिले थे। कौन से 3 ट्राइब्स हैं? एक तो है मालव, एक है अर्जुनायन और एक है योद्धेय। ये जो 3 हैं ये ऐसी ट्राइब्स थी या जातियाँ थी जो कि राजस्थान के अंदर जिनका जो है एक शक्ति का केंद्र था, मतलब राजस्थान में इनका प्रभाव था। तो हम पहले बात करते हैं मालवों की शक्ति के बारे में। इन्होंने बताया है कि जयपुर के निकट कालांतर में जो अजमेर टोंक वाला रीजन है और जयपुर के पास का जो रीजन है, यहाँ पे इनका प्रभाव देखने को मिला था। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? जयपुर के पास में और अजमेर टोंक। सो जयपुर अजमेर टोंक में था मालवों का जो शक्ति केंद्र था, मतलब मालव जो जाति था उनका प्रभाव। फिर भरतपुर अलवर प्रांत के अंदर हम देखते हैं जो भरतपुर और अलवर वाला जो रीजन है, ईस्टर्न राजस्थान, हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे अर्जुन नायन जो थे इनका यहाँ पे एक प्रभाव देखने को मिला। और तीसरा हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तरी राजस्थान था, यहाँ पे योद्धे जो थे उनकी शक्ति का प्रभाव था। तो हमने 3 यहाँ पे जो ट्राइब्स, 3 जातियाँ जिनके बारे में हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा मालव वाला, तो मालव वाला है आपका जयपुर अजमेर टोंक, तो यहाँ पे मालव का रहा। दूसरा हमने देखा अर्जुन नायन, ये था आपके भरतपुर और अलवर के अंदर, ये अर्जुन नायन वाला रीजन था। और एक हमने देखा हमारा जो उत्तरी राजस्थान है जिसको हम योद्धेय क्षेत्र भी बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे योद्धेय एक जाति थी जिन्होंने यहाँ पे अपना एक शक्ति का केंद्र बनाया, जिन्होंने यहाँ पे जिनका प्रभाव रहा
रहा था आर्यन फेज के टाइम, तो इसी वजह से हम इसको योध्येय क्षेत्र भी बोलते हैं। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स के अंदर कि राजस्थान में योध्येय क्षेत्र जो वर्ड है ये किसके लिए प्रयुक्त या फिर यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है उत्तरी राजस्थान, जो हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, उनको योध्येय क्षेत्र के नाम से भी बोलते थे। जांगल हमने देखा बीकानेर के लिए यूज़ किया जाता था, शिवी हमने देखा मेवाड़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से कुछ आर्यन फेज़ रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं लगभग जो दूसरी सदी ईसा पूर्वी, मतलब कि जब हम बात करते हैं सेकेंड BC की यहाँ पे बात की जा रही है, दूसरी सदी ईसा पूर्व के बाद हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म वगैरह ये सब उस टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा प्रचार वगैरह किया जा रहा था, और राजस्थान में भी कुछ ना कुछ इसके केंद्र थे। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी बुद्धिज़्म और इसका प्रचार देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने बैराट वगैरह जब हम साइट्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो सभ्यताएं थी, यहाँ पे कुछ जो बैराट साइट विराटनगर जो है, यहाँ से बुद्धिज़्म या फिर जो बौद्ध धर्म है उसकी बहुत सारी जो एविडेंसेस वगैरह हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं राजस्थान से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से ये फेज़ निकला। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु और फिर राजनीतिक एकता जो है उसका पूर्ण विघटित होती है, मतलब कि छोटे छोटे यूनिट्स बन गए थे, मतलब कि पहले जो बड़े बड़े जनपद थे अब वो जनपद धीरे धीरे डिवाइड हो रहे थे। और फिर उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है राजनीतिक एकता पूर्ण विघटित हो जाती है। छोटे छोटे यूनिट्स, महाजनपद से अब फिर से छोटे छोटे यूनिट्स बनने लग गए थे। एंड फिर हम देखते हैं कि इसी वजह से आप देखते हैं कि राजस्थान में भी इसी समय जो है अलग अलग जो राजपूत वंश है इन्होंने अपना जो है राज्य स्थापित किया। तो तब हम देखते हैं मारवाड़ के अंदर प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के अंदर गुहिल। तो कुछ यहाँ पे शिलालेख हैं जिनके आधार पर ये बोला गया है कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास जो है वो प्रतिहारों का राज्य स्थापित हो गया था 6ठी शताब्दी तक। फिर हमने देखा लगभग इसी के समय जो है सांभर में चौहान राज्य स्थापित हुआ था। तो ये जो सांभर है जिसको हम सपादलक्ष भी बोलते थे, सपादलक्ष का एक कैपिटल था, जिसको जो सपादलक्ष की राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी सपादलक्ष की वो थी अहिछत्रपुर। एंड ये भी पूछा गया है कि ये अहिछत्रपुर जो शब्द है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो नागौर है इसको बोला जाता था अहिछत्रपुर। ठीक है, जो नागौर था वो कैपिटल था सपादलक्ष का, एंड उसको जो है अहिछत्रपुर बोलते थे। फिर लगभग इसी समय जो है सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई, ये हमने देखा। फिर 5वीं और 6ठी शताब्दी में मेवाड़ के आसपास का जो भूभाग है वहाँ पे गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में हम देखते हैं आथुरना तथा आबू में परमार शक्तिशाली एक जो है केंद्र बन जाता है। आथुरना आपका एक रीजन है जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, ये आप ध्यान में रखेंगे, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, सो आथुरना और आबू में जो है 10वीं शताब्दी के आसपास परमार शक्तिशाली जो एक केंद्र है वो बन जाता है। तो इस तरीके से जो मतलब कि जब महाजनपद का जो फेज़ है ख़त्म होता है और छोटे छोटे यूनिट्स पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं बनने लग जाते हैं। सो इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में भी कुछ राजपूत वंश है, इनकी जो है स्थापना होती है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो है नामकरण किस तरीके से किया गया है। ठीक है, सो राजस्थान के अंदर ये जो नामकरण है, राजस्थान जो नाम है ये कहाँ से आया और ये राजस्थान क्या शुरू से यही नाम था, तो ये जो किताब है ये बताती है कि राजस्थान जो शब्द है ये शुरू से हमें नहीं मिला है, क्योंकि ये पूरा राजस्थान एक यूनिट था ही नहीं। हमें पता है 1 नवंबर 1956 को जो है हम पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया, नहीं, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद जो है राजस्थान को एक पूरी एक यूनिट कंसिडर किया गया। इससे पहले जब हमारा राजस्थान बन गया था, वो जब हम एकीकरण पढ़ते हैं राजस्थान का, जब हम देखते हैं कि 30 मार्च 1949 को जब हमारा पूरा राजस्थान बन गया था, फिर उसके बाद कंप्लीट जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को जिस तरीके का राजस्थान हम आज देखते हैं उस तरीके का कुछ राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना था। ये जो शब्द है राजस्थान शब्द कहाँ से आता है, नामकरण किस तरीके से हुआ, ये एकीकरण के चैप्टर में हम पढ़ते हैं
हाँ, इन्होंने बोला है कि हमारा जो राजस्थान है वो अलग अलग यूनिट्स में क्योंकि डिवाइडेड था, क्योंकि पूरा राजस्थान जो है अलग अलग क्षेत्र थे। पूरा राजस्थान एक क्षेत्र नहीं था, अलग अलग राजवंशों का यहाँ पे राज रहा, इसी वजह से इसको जो नाम है वो भी अलग अलग थे राजस्थान के अंदर। सो बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र था, महाभारत काल में उसको जांगल देश या जांगल प्रदेश बोला जाता था। एंड इसीलिए जो बीकानेर के राजा हैं ये खुद को जंगलधर बादशाह कहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बीकानेर को हमने देखा कि जांगल देश कहा कहते थे, लेकिन ये ही जो है रीजन है इसको जंगल, अब इसी रीजन के जो राजा थे वो जो है खुद को जंगलधर बादशाह कहते थे। फिर हम देखते हैं कि सपादलक्ष वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग जो है उसको सपादलक्ष वाला रीजन जो है उसको बोलते थे। सो ये जो जांगल देश था किसके पास में ही, क्योंकि बीकानेर के पास में ही आपके नागौर पड़ता है। सो बीकानेर ये जो जांगल प्रदेश है इसी के पास में था नागौर वाला रीजन, जिसको हम सपादलक्ष, और इसका कैपिटल था अही छत्रपुर, और ये चौहानों का यहाँ पे अधिकार रहा। सांभर का क्षेत्र, सपादलक्ष का क्षेत्र बोल लीजिए इसको, एंड इसका कैपिटल अही छत्रपुर था जिसको हम नागौर बोलते थे। फिर इन्होंने बताया है कि अलवर राज्य का उत्तरी भाग जो है कुरु देश कहलाता था। ठीक है, सो हम देखेंगे ये जो अलवर है इसका जो उत्तरी भाग था, मतलब कि नॉर्थ जो था, ये कुरु क्षेत्र कहलाता था, इसको हम बोलते थे कुरु देश बोलते थे। दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश था, इसका जो दक्षिण वाला रीजन था, दक्षिणी और पश्चिमी साउथ वेस्ट वाला जो इसका रीजन था, ये वाला अलवर का यहाँ पे बोला है कि अलवर का उत्तरी भाग तो कुरु देश, इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी था इसको जो है मत्स्य जनपद के अंदर आता था। ये जो है मत्स्य जनपद के अंदर आता था, इसीलिए हम इसको मत्स्य जो नाम है यही बोलते थे, मत्स्य देश। और जो इसका पूर्वी भाग है वो शूरसेन देश के अंतर्गत था। ये इसका जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न जो है, इसको हम बोलते थे जो पूर्वी भाग है इसको हम बोलते थे आपके सूरसेन वाले क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये सूरसेन क्षेत्र था। तो अलवर को हमने देखा 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जो उत्तरी भाग है उसको हम बोलते थे कुरु देश के अंदर, जो अलवर का दक्षिणी और पश्चिमी है उसको हम मत्स्य देश के अंदर लेंगे, और जो पूर्वी हिस्सा है, जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, उसको हम सूरसेन के अंतर्गत लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो भरतपुर है और धौलपुर राज्य है तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत ही था, क्योंकि हम देखते हैं अलवर यहाँ पे है और यहाँ पे इसके अंदर हमने देखा कि ये शूरसेन के अंदर था। सो अलवर के बाद आता है आपके भरतपुर, और फिर यहाँ पे आता है करौली भरतपुर आता है, फिर धौलपुर आता है, फिर करौली। तो ये जो भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो राज्य था, ये भी जो मेजर रीजन है कहाँ पे, सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। सो अलवर का हमने 3 हिस्से किए हैं, और भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है ये सूरसेन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर आपको राजस्थान का मैप अच्छे से याद हो तो आपको ये चीज़ें जो है काफ़ी ईजी हो जाएंगी इस तरीके से याद करना। फिर इन्होंने बताया कि जो उदयपुर का क्षेत्र था उसको हम शिव नाम, प्राचीन नाम जो है उदयपुर का शिव नाम था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आरपीएससी ने पूछा है कि ये जो शिव नाम है ये कौन से रीजन ऑफ राजस्थान के लिए यूज़ किया जाता था। तो शिव यूज़ किया जाता था किसके लिए, उदयपुर क्षेत्र के लिए। फिर इसकी राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका इसकी राजधानी थी। तो जैसे हमने देखा सपादलक्ष उसकी राजधानी अही छत्रपुर थी, शिव जो रीजन था वो उदयपुर का था, और इसकी राजधानी मध्यमिका इसकी राजधानी थी। फिर आजकल जो मध्यमिका है या मध्यमिका को नगरी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये नगरी, शिव, मध्यमिका ये सब मेवाड़ के अंदर है। ठीक है, नगरी का शिलालेख भी हमें चित्तौड़ के अंदर मिला है। सो आजकल मध्यमिका जो है इसको, मध्यमिका क्षेत्र को क्या, नगरी कहते हैं। फिर यहाँ पे जो है मेव जाति मिलती है। देखिए मेव जाति का भी यहाँ पे अधिकार रहा, इसी वजह से हम इसको जो है मेदपाट या फिर जो प्रागवाट है ये शब्द भी इसके लिए जो है यूज़ किया जाता है। सो मेदपाट, मध्यमिका, शिव, अगर बोला जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए नगरी क्षेत्र, मेदपाट, प्रागवाट, ये सब जो है उदयपुर, मेवाड़ और इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके रिलेशन में यूज़ किए गए। फिर हम देखते हैं वागड़ वाला क्षेत्र। ये वागड़ वाला कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, सो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो प्रदेश है उसको जो है वागड़ इसके नाम से वागड़ नाम इसके लिए दिया गया है। सो वागड़ क्षेत्र कौन सा हो जाता है, हमारे राजस्थान के बिल्कुल जो साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। ठीक है, सो डूंगरपुर और बांसवाड़ा बिल्कुल हमारे साउथ राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है वागड़। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये वाला क्षेत्र जो हमारा बिल्कुल साउथ राजस्थान की जो टिप है वो
डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आती है, वैसे भी अगर स्पेसिफिकली हम जाएं तो बांसवाड़ा से आती है एंड इसको हम वागड़ क्षेत्र बोलते हैं। फिर जोधपुर के राज्य को मरु बोला गया है। ये शब्द तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है याद करने के लिए कि जोधपुर का जो राज्य है इसको मरु बोला गया। मारवाड़ इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। और जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको गुर्जरात्र बोला गया है। ठीक है, सो गुर्जरत्रा बोला गया है। क्यों गुर्जरत्रा? बिकॉज यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का राज था, इसी वजह से जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है, जोधपुर का जो साउथ का जो रीजन है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया है? गुर्जरत्रा यूज़ किया गया है। फिर सिरोही का जो हिस्सा है उसको अर्बुद बोला गया एंड आबू देश कहा गया। जैसलमेर को बोला गया है माड। ठीक है, सो जैसलमेर के लिए जो एक शब्द यूज़ किया गया है, जैसलमेर के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता था? माड का। कोटा और बूंदी का हमें पता है हाड़ौती इसको बोला जाता था। फिर जो झालावाड़ है वो आपका मालव प्रदेश के अंतर्गत आता था। हमें पता है मालवा का पठार आपके मध्य प्रदेश के अंदर आता है और झालावाड़ और मध्य प्रदेश का जो है बॉर्डर टच करता है। सो इसी वजह से झालावाड़ का जो दक्षिणी भाग था वो मालव देश के अंतर्गत आता था। तो ये अलग अलग इसके लिए नाम यूज़ किए जाते थे। राजस्थान कभी शुरू से ये शब्द यूज़ नहीं यूज़ किया गया। फिर हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी के जो है 1800 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस थे। इन्होंने जो है इस प्रांत के लिए राजपुताना शब्द फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। ठीक है, तो अब पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि हमारे इस किताब के अंदर मेंशन्ड है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बोलते हैं कि ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपुताना, मतलब ये जो क्षेत्र था हमारा, जो ये जो रीजन था राजपूत राजस्थान का, जो भी अलग अलग रीजन हमने पढ़े अभी, ठीक है, तो इस प्रांत के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया गया था। किसने? सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने यूज़ किया गया था। उन्होंने यूज़ किया था 1800 ईस्वी के अंदर। फिर हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, कर्नल जेम्स टॉड रहे हैं। 1829 के अंदर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये किताब है कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये पॉलिटिकल एजेंट रहे थे राजस्थान मेवाड़ क्षेत्र के अंदर एंड इस राज्य का नाम जो है इन्होंने रायथाना बोला था या फिर जो है राजस्थान रखा था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि राजपुताना शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया है? जॉर्ज थॉमस ने यूज़ किया है। राजस्थान शब्द किसने यूज़ किया है? राजस्थान या रायथाना, ये शब्द जो है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने यूज़ किया है। तो इन दोनों के ही नाम और इन्होंने क्या क्या शब्द जो है, पहला जो शब्द इन्होंने राजस्थान के लिए यूज़ किया राजपुताना, तो जॉर्ज थॉमस ने कहा है। फिर उसके बाद 1829 के अंदर जब किताब आती है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसमें जो है राज्य का नाम रायथाना अथवा इन्होंने राजस्थान यूज़ किया गया है। फिर हम देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इस राज्य का नाम जो है राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था और ये हुआ था आपका 30 मार्च 1949 को। ठीक है, जिस दिन आपका ग्रेटर राजस्थान या बृहत राजस्थान बन के तैयार हो गया था 30 मार्च 1949 को, तब हमने इसका नाम जो है राजस्थान और कम्प्लीटली उसको जो है हमने रेटिफाई कर लिया था कि अब भाई इस स्टेट का नाम हम जो है राजस्थान रखने वाले हैं। सो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है कुछ इन चीज़ों के बारे में बात करता है। बहुत सारे कुछ मेजर फैक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं एंड जहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी का पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हम जो प्राचीन सभ्यताएं हैं राजस्थान की उनको हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम राजस्थान की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में हम उसको कवर अप करेंगे। सो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही था, जिसके अंदर हमने कुछ मेजर फैक्ट्स जो है हमारे राजस्थान हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हमने कवर अप किए। सो ये कुछ मेजर चीज़ें रहीं इसके अंदर। सो आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑलिव वुड।